बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ पोइट्री। अब देखें, पोइट्री जो है वो एक लिटरेचर का टॉपिक है। लिटरेचर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है वो पोइट्री होता है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड भी पोइट्री ही होता है। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है, जो लिटरेचर के अंदर लोगों के जहनों के अंदर, लोगों के रूह के अंदर जो इफ़ेक्ट करता है, वो भी पोइट्री ही है। अब पोइट्री की जो डेफिनेशंस हैं वो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं या अलग अलग जो पोइट्स हैं या अलग अलग जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से बयान की है। हम उनको भी देखेंगे, मगर हम अपने हिसाब से, अपने अंदाज से, जो हमने पोइट्री को समझा है, जो मैंने पोइट्री को समझा है और जो आपने पोइट्री को अब तक जाना है, उस हिसाब से आज देखेंगे कि किस तरीके से पोइट्री को हम डिफ़ाइन कर पाते हैं। क्योंकि पोइट्री जो है, वैसे तो नॉर्मली तौर पर कहा जाता है कि पोइट्री जो है एक कंपोजिशन है, ठीक है ना। पोइट्री जो है एक रिदमिक कंपोजिशन है, या पोइट्री जो है एक डेकोरेटेड कंपोजिशन है। लफ्ज़ों के, अल्फाजों, मतलब वर्ड्स को मिलाकर पोइट्री जो है बनाई जाती है, जो कि सुनने में अच्छी लगती है। मतलब इस तरीके की कुछ हमें जो है ना डेफिनेशंस देखने को, सुनने को मिलती है। मगर आज हम जो है एग्जैक्टली जो पोइट्री क्या है, कोशिश करेंगे कि उसके बारे में हम पढ़ें। अब देखें, पोइट्री जो है एक रिदमिक कंपोजिशन है विच कैन बी संग। ये मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट कॉमनली बताई जाने वाली जो डेफिनेशन है वो पोइट्री की है कि अ रिदमिक कंपोजिशन विच कैन बी संग। यानी एक ऐसी कंपोजिशन, एक ऐसी लिखत या एक ऐसे अल्फाजों की जो है ड्राइंग, या एक ऐसे वर्ड्स जिनको मिलाकर लिखा जाए और उनको गाया जा सके। अब जो ना गाया जा सके वो क्या है? प्रोज। यानी जो प्रोज है और पोइट्री है, ये लिटरेचर के दो अहम पार्ट्स हैं, प्रोज एंड पोइट्री। पोइट्री जो होगी उसमें भी लफ्ज़ होंगे, और जो प्रोज होगा उसमें भी लफ्ज़ होंगे। वो भी लिखा जाएगा प्रोज जो है, और ये भी लिखा जाएगा पोइट्री जो है। मगर दोनों में जो फ़र्क है, जो डिफ्रेंसिएशन है, वो मेन यही है कि पोइट्री को आप गा सकते हैं, यू कैन सिंग इट, बट यू कैन नॉट सिंग द प्रोज। ये मतलब इसका डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो है इसका ये है। अच्छा जी, आप गा कैसे सकते हैं? रिदमिक, पहले तो हम समझेंगे कि रिदमिक किसे 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 कह रहे हैं। रिदमिक से एक म्यूजिक निकल रहा हो, ठीक है ना, वो कहते हैं रिदमिक। जिसमें सुर में जब उसको पढ़ा जाए तो एक किस्म का ऑटोमेटिकली एक म्यूज़िक क्रिएट किया जा रहा हो, मतलब एक उनके अल्फाजों में एक म्यूज़िक हो, उनके लफ्ज़ों में म्यूज़िक हो, सही है ना। सुनने में हमें फील हो, हमें हमें जो फील एक किस्म की जो क्या कहते हैं सुकून फील हो, या एक किस्म का जुनून फील हो, या एक किस्म की हमें फील हो कि हम इस जो वर्डिंग है उसमें हम झूमें, ठीक है ना, वो कहते हैं रिदमिक। रिदमिक कंपोजिशन यानी लिखा जाने वाला, विच कैन बी संग, जिसको गाया जा सके। अब लाजमी बात है, अगर कोई ऐसी कंपोजिशन है, लिखत है, जिसको आपने रिदमिक बनाया है, ठीक है ना, जिसको आपने एक ऐसे धुन से, एक ऐसे म्यूज़िकल वर्ड्स चुन चुन कर बनाया है, तो वहाँ पर उसको गाया भी जा सकता है, ठीक है। एक तो इसकी ये डेफिनेशन हुई। अच्छा, उसके बाद दूसरी अगर हम डेफिनेशन पर आएँ, तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि इट इज़ एन ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस। ये भी बिल्कुल सही बात है कि भाई ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस को पोइट्री का नाम दिया जाता है। तो वाकई में ऐसा ही है कि जब आप के जो फीलिंग्स हैं, जब इमोशंस हैं, वो जब ओवरफ्लो कर जाते हैं, यानी जब वो पलटना शुरू हो जाते हैं, किसी जैसे आप पानी का गिलास जो है ना भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, जब वो ओवरफ्लो हो जाता है, यानी जब वो उससे ऊपर जो है ना गिरना शुरू हो जाता है, तब जाकर वो पोइट्री बनती है। तो आपके फीलिंग्स और इमोशंस उस हद तक पहुँचे
कि जब उसमें से वो मतलब आप उसको कंट्रोल ना कर सकें। आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को अपने अंदर, अपने दिल के अंदर, अपनी रूह के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर जब आप कंट्रोल ना कर सकें अपने तब आप उनको एक ज़ुबान देते हैं। तब आप उन लफ्ज़ों को, उन अल्फाज को बाहर जो है ना छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। तब वो ऑटोमेटिकली पोइट्री बन जाता है। अच्छा, वहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे कि एक रिदमिक कंपोजिशन है, ठीक है। रिदमिक कंपोजिशन है, वो बहुत ही सिलेक्टेड चुनाव होता है, वो बहुत ही सिलेक्टेड एक सिलेक्शन होती है उन अल्फाजों की जिससे रिदम बने। और यहाँ पर हम क्या बन रहे हैं कि ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस हो। अब ओवरफ्लो जो है वो तो ऑटो पर होता है, और रिदमिक की जो कंपोजिशन होती है वो ऑटो पर नहीं होती। उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उस पे बहुत ज़्यादा सिलेक्शन करनी पड़ती है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ऑटोमेटिकली अल्फाजों को मैच करना पड़ता है ताकि उसमें रिदम बने, ताकि उसको म्यूज़िक मिले, ताकि उसमें झूमने का दिल करे। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस ये ऑटो पर होता है जब आपकी फीलिंग्स और इमोशंस किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी अच्छा, उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस इन अ डेकोरेटेड फॉर्म। ये भी सही है कि भाई ये एक फ्रीडम है फीलिंग्स की एंड इमोशंस की। जब आप अपनी जो भी आपकी फीलिंग्स हो, जो भी आपके इमोशंस हो, वहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है ना। जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ओवरफ्लो हो रहा है, तो वो एक ज़ुबान मिल रही है पोइट्री की उसको। यहाँ पर क्या है कि आप खुद फ्री कर रहे हैं, शायरी की शक्ल में, पोइट्री की शक्ल में आप फ्रीडम दे रहे हैं अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को, मगर डेकोरेटेड फॉर्म में। वही बात आ जाती है कि आप उसको एक धुन बनाकर, एक रिदमिक कंपोजिशन बनाकर सामने पेश कर रहे हैं, मगर यहाँ पर फ्रीडम है। अब फ्रीडम से मुराद ये है कि आपने बहुत ज़्यादा पोइट्री देखी होगी कि कुछ लोग की जो पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा सोबर होती है, बहुत ज़्यादा डीप होती है, बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है ना नॉलेज होना ज़रूरी होता है। जैसे अल्लामा इकबाल की अगर आप देख लें पोइट्री जो है, या शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की पोइट्री देख लें, या शेक्सपियर की पोइट्री देख लें, या जॉन मिल्टन की पोइट्री देख लें, उनकी पोइट्री को देखने के लिए, मतलब समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डीप जो है उनके अल्फाजों को समझना होगा, ठीक है ना। उनके फीलिंग्स को समझना होगा, उनके इमोशंस को समझना होगा, तब जाकर हमें उनके जो स्टेंजाज हैं, उनके वर्ड्स हैं, या उनकी जो पोइट्री है समझ में आती है। नॉर्मली हम उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो पोइट्री की फॉर्म्स में हमें वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम उनको नहीं गेन कर पाते, उनको नहीं समझ पाते। मगर कुछ जो ऐसे भी जो है ना पोइट आपको मिलेंगे जिनको बहुत ही सिंपल सुपरफिशियली आप उसको पढ़ते जाएंगे तो उनकी चीज़ें जो हैं आपको आसानी से समझ में आती जाएंगी। वो फ्रीडम ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस होता है, वो डेकोरेटेड फॉर्म में सिर्फ अपने आप फीलिंग्स और इमोशंस को जो भी सोच रहे होते हैं, ठीक है। अब उनमें कुछ जो पोइट्री होती है, कुछ आपको वल्गर भी लग रही होती है, ठीक है ना, कि यार ये तो मतलब जो है अपील कर रही होती है कुछ ऐसी चीज़ों को जो कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है ना। जैसे किसी महबूब के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना, या कुछ ऐसी फीलिंग्स का आना जिनको अगर हम पढ़ेंगे फैमिली में बैठकर, या फैमिली में बैठकर सुनेंगे, तो वो एक किस्म की वल्गैरिटी शो हो रही होती है। तो वो इस तरीके की भी होती है, क्योंकि वहाँ पर तो फ्रीडम है ना। आप अपने अच्छा इस फ्रीडम में इतनी हद तक भी जा सकते हैं कि आप जो नेचुरल चीज़ें हैं, या जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, उनको कंपेयर कर रहे होते हैं। समटाइम्स इवन नौज़ुबिल्लाह, समटाइम्स हम खुदा को या खुदा की बनाई हुई ऐसी चीज़ों को जिनसे हम कंपेयर ही नहीं कर सकते ना, उनसे कंपेयर, उनसे सिमिली, उनसे मेटाफर उनको कर रहे होते हैं, उनसे जो है ना हम उनको कंपेयर कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम उनको मिल जाती है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, जो भी सोच रहे होते हैं ना किसी भी दुख के लम्हे में। जैसे आप देखें अल्लामा इकबाल का जो शिकवा है, आपने पढ़ा होगा, अल्लाह से वो जब शिकवा कर रहे होते हैं तो उनके फीलिंग्स और इमोशंस को उन्होंने फुली जो है क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। जो फीलिंग्स आ रही होती हैं ना शिकवे की, वो अल्लाह से वो शिकवा भी कर रहे हैं। अब वहाँ पर कुछ लोग जो हैं, हम जैसे लोग जो हैं, जब उनको पढ़ेंगे तो हम कहेंगे यार अल्लामा इकबाल तो एक किस्म की जो है ना गुस्ताखी कर रहे हैं, ठीक है ना।
पर वो एक अलग चीज़ है। जब आप फ्रीडम की जो है ना बात कर रहे हैं ना कि फीलिंग्स और इमोशंस को फ्री कर देना, तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप हर चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हर एंटिटी को क्वेश्चन कर लिए। ये तो अलग अलग थी। अब ब्रिटानिका जो है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसके मुताबिक पोइट्री क्या है। अब हम थोड़ा सा लॉजिकल भी बात कर लेते हैं। वैसे हम सारी बातें कर रहे थे फीलिंग्स और लिटरेचर के हिसाब से, जो हम उसको फील कर रहे थे। ब्रिटानिका कहती है, ब्रिटानिका जो है इंसाइक्लोपीडिया कहता है कि पोइट्री लिटरेचर दैट इवोक्स a concentrated imaginative awareness of experience। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पोइट्री एक लिटरेचर का फॉर्म है जो जाहिर करता है, जो इवोक्स उभारता है a concentrated imaginative awareness of experience। यानी कंसंट्रेटिव यानी जिस पे आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें सोच समझ कर। जैसे मैंने आपको बोल रहा था ना, रिदमिक कंपोजिशन क्या होती है। रिदमिक कंपोजिशन ये होती है कि उसमें हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, पोइट को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, उसके मीटर को, उसकी टेक्निकल चीज़ों को देखना पड़ता है कि वर्ड्स में मैं ऐसे वर्ड्स मैच करूं, ऐसी लाइन सेट करूं जहां पर आगे पीछे ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कंसंट्रेटिव इमेजिनेटिव भी ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को लिखने पर बैठते हैं ना, तो उसमें आप कोई ऐसी डीप मीनिंग देने की कोशिश करते हैं, या कोई ऐसी जो है मतलब जो खेज जो है देना कोशिश करते हैं कि एक इमेजिनेशन ऐसा शो करना चाहते हैं लोगों के सामने जो बहुत ही कंसंट्रेटेड हो, जिसको बहुत ही ज़्यादा डीपली आपने सोचा हो, और जो सामने वाला अगर उसको समझे तो उसके जो होश जो है ना वो उड़ जाए, या उसके जो मतलब एक जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो दंग रह जाए कि यार इस बंदे ने या इस पोइट ने तो मतलब एक ऐसे एक इतनी बड़ी बात जो है इतने छोटे अल्फाजों में इतनी छोटी लाइनों में कैसे कह दी। अच्छा, अवेयरनेस ऑफ एक्सपीरियंस। अब वही बात है कि इतनी छोटी सी बात, इतनी बड़ी बात इतनी छोटी लाइन में कैसे कह दी। ठीक है ना, आपने एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा देखे होंगे। आप किंग ब्रूस और स्पाइडर है जो, या लिटिल थिंग्स आपने पोएम पढ़ा होगा। लिटिल थिंग्स हर किसी ने पढ़ा होगा, जूलिया कार्नी का है लिटिल थिंग्स। अब देखें उसमें 2 स्टेंजा हैं और हर एक लाइन में तकरीबन 3 से 4 वर्ड्स उसने लिखे हैं, पर हर एक लाइन को जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यार लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर का काम क्या है कि वो एक समंदर, एक महासागर, माइटी महासागर, जिससे आज तक कोई नहीं जीत सका, जिससे टाइटैनिक नहीं जीत सका। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तो जो टाइटैनिक था वो भी नहीं जीत सका। अब वो इतना बड़ा जहाज जो है, या उससे भी ज़्यादा ताकतवर, जिसको पता नहीं क्या कहा जाता था, वो भी उस महासागर के सामने या उस समंदर के सामने नहीं टिक सके। वो इतना ताकतवर है, और वो बनता कैसे? एक लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर से। हम जिसे इतना मतलब हकीर समझते हैं, इतना कमज़ोर समझते हैं कि एक ड्रॉप क्या कर लेगा भाई पानी का। आपने किसी पर पानी एक ड्रॉप का फेंक दिया या ज़ाया कर दिया तो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको ये हकीकत वो बताने की कोशिश कर रही है जूलिया कार्नी कि नहीं, ये जो ड्रॉप ऑफ वाटर जिसको आप इतना बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं या इतना फजूल समझ रहे हैं, जिसको आप इतना ज़्यान करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, इतना ज़्यान करते हैं, इतनी इसकी तज़लील करते हैं, वो असल में ये सारे कतरे मिलकर एक समंदर बनाते हैं। आपको ये हकीकत नहीं भूलनी चाहिए। लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, देखिए कितनी छोटी मतलब चीज़ है लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, पर उसकी जो कंसंट्रेशन देखें उस पोइट की, वो कौन सी अवेयरनेस दे रहा है हमें? कौन सी अवेयरनेस दे रहा है? अवेयरनेस यही दे रहा है कि यार आप इसको जितने कमज़ोर समझते हैं और जितना इसको फजूल समझते हैं, ये असल में एक्चुअल में है नहीं। ठीक है ना, ये जो पूरी 70% या 75% जो पानी है आपकी दुनिया का, वो इस लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर से बना होगा। और उसको डीपली पढ़ते जाएं तो आपको लिटिल ड्रॉप्स जिसने भी पढ़ा होगा, या ये लिटिल थिंग्स के बारे में जितने भी पढ़ा होगा, वो दंग रह जाएगा कि यार इतनी बड़ी बात इतने छोटे अल्फाजों में कैसे उसने। अब यही बात ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड इमेजिनेटिव अवेयरनेस है एक्सपीरियंस की। उसने अपना एक्सपीरियंस शो किया है। और अ स्पेसिफिक इमोशनल रिस्पॉन्स थ्रू अ लैंग्वेज chosen and arranged
फॉर इट्स मीनिंग, साउंड एंड रिदम। वही बात है, आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ बात कर रहा है कि या एक स्पेसिफिक इमोशन हो, इमोशनल का रिस्पॉन्स हो, इमोशनल रिस्पॉन्स। जब लाजमी है कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स आपके अंदर किसी भी चीज़ के बारे में, खुशी है, दुख है, तकलीफ़ है, उसके बारे में जब उभर कर सामने आती है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। आप उनको लफ्ज़ों में बयान करते हैं। रिस्पॉन्ड करना यानी लफ्ज़ों में बयान करना। एक लैंग्वेज होती है जो चोज़न लैंग्वेज, एक आम लैंग्वेज होती है। हम कहते हैं भाई हमें तकलीफ़ है, हमें दुख है, ये एक हमारी लैंग्वेज है। पर जो पोइट होगा उसकी एक चोज़न लैंग्वेज होगी, उसका एक चोज़न फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट के अंदर, उस लैंग्वेज के अंदर अरेंज्ड फॉर इट्स मीनिंग, ताकि उसको सही तरीके से पहुंचा सके। हमें जो तकलीफ़ है हम उन को समझा है। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने जो लिटरेचर को समझा है, 5 साल एमए इंग्लिश की, और उसके अंदर मैंने जो लिटरेचर को समझा है, उसके अंदर स्पेशली पोइट्री को जो समझा है, क्योंकि पोइट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो पोइट्री को जो मैंने समझा है, मेरे लिए पोइट्री क्या है, पोइट्री इज़ व्हाट यू ट्रूली फील, ठीक है। पोइट्री सिर्फ वो है जो आप वाकई में जो फील करें ना, जो आपकी फीलिंग्स हो, जो फील करें एग्जैक्ट, उसमें कोई फैक्ट ना हो, कोई मतलब फॉल्स फीलिंग्स ना हो, जो भी आप फील करें। अब वो फील आप जो भी कर रहे होते ना, चाहे सामने वाले को वल्गर लगे, चाहे बुरा लगे, चाहे वो आपको इमोरल लगे उसको सामने वाले को, चाहे वो आपको गलत समझे, चाहे आपको वो घटिया समझे, कुछ भी समझे। आपने बहुत सारी ऐसी पोइट्रीज पढ़ी होंगी ना, जिसके अंदर आपने सामने वाले को कहा कि इस तरीके की पोइट्री कैसे कोई सोसाइटी के अंदर इस तरीके की पोइट्री कैसे कर सकता है। पर तो वो तो आप अपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं ना, मगर असल में अगर पोइट्री को देखा जाए तो पोइट्री तो नाम ही उस चीज़ का है जो आप जो एग्जैक्ट फीलिंग्स जो हो ना, आप किसी के हुस्न के बारे में इतना फील कर रहे हैं, उनको लफ्ज़ों में आपने बयान कर दिया, और सामने वाला कह रहा है कि भाई आपने तो ये कुफ्र कर दिया, आपने तो ये एक जो है ना अजीब सी बात कर दी जो कि हज़म ही नहीं हो रही। भाई हज़म होना ना होना वो अलग बात है। अच्छा, पोइट्री सामने वाले के लिए होती ही नहीं है, पोइट्री तो खुद के लिए होती है ना, पोइट्री होती ही खुद के लिए है। आप अपने लिए पोइट्री करते हैं, सामने वाले को अच्छी लगे ना लगे। कुछ लोग बोलते हैं ना, यार मेरी पोइट्री सुनो, देखो कैसी अच्छी है नहीं अच्छी है, मुझे दाद दो। मैं कहता हूँ यार पोइट्री जो है वो सिर्फ खुद के लिए होती है। पोइट्री अपनी एक ज़ुबान है, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए पोइट्री लिखी जाती है। अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, सामने वाले का इसमें कुछ नहीं जाए। सामने वाले को अच्छी लगे ना लगे, सामने वाले से ये पूछना है कि अच्छी है नहीं है, वो कौन होता है डिसाइड करना है कि पोइट्री अच्छी है या नहीं है। डिसाइड, क्योंकि आपने तो पोइट्री एक मीडियम है, एक सोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बयान कर रहे होते हैं। तो मुझे यही लगता है कि यार पोइट्री जो है वो ट्रूली जो आप फील कर रहे होते हैं ना, किसी भी चीज़ के बारे में, दुख के बारे में, खुशी के बारे में, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा है, किया है, जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने किया है, ऐसे बहुत सारे पोइट्स हैं, वो भी जो उन्होंने फील किया है ना, वो एग्जैक्टली रखा है। सामने वाला, अब कोई मौलवी को बात बुरी लग जाए तो बुरी लग जाए, किसी एक सफ़ेद पोश को बुरी लग जाए तो बुरी लग जाए, किसी एक मवाली को बुरी लग जाए तो बुरी लग जाए, एक मवाली को खुशी हो तो खुशी हो, मतलब उससे हमारा लेना देना है ही नहीं। हम अपनी फीलिंग्स रख रहे हैं, जो हम ट्रूली फील कर रहे हैं ना, जो एग्जैक्टली हम फील कर रहे हैं ना, हकीकत में जो हमें फील हो रहा है ना, जिस सिचुएशन में, हम उसको ज़ुबान दे रहे हैं। रिगार्डलेस द गुड और बैड इट माइट बी फॉर अदर्स। वही बात मैंने कह दी कि सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे, ये हमारा ज़िम्मा है ही नहीं। You just present it with the best decoration and beautifications. आप उसको बस ऐसे ही प्रेजेंट करें कि वो डेकोरेटेड फॉर्म में हो और ब्यूटिफिकेशंस में हो, यानी उनको आप जितना खूबसूरत बना सकें ना, खूबसूरत। एक इंसान है ना, खुद को कितना खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, कितना भी हो, मतलब वो बदसूरत ही क्यों ना हो, वो खुद के लिए तो बदसूरत है नहीं ना, वो खुद को कितना खूबसूरत बनाने की कोशिश करेगा डेली बेसिस को। ये मतलब परवाह नहीं होती और नहीं होनी चाहिए।